बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है आपके जो सिलेबस में है अपना लॉ गेट के, उसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो है वो अपना आप देखेंगे कि दो चीज़ें हैं, पब्लिक न्यूजेंस है, फिर अपना स्पेशली आपका सिर्फ चैप्टर 11 के अंदर जो है सिर्फ सेक्शन 150 144 है, और बाकी के अंदर आपका 133 से लेकर 143 तक 11 सेक्शन हैं जो आपके चैप्टर 10 के अंदर आते हैं। ये पब्लिक न्यूजेंस जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी आपकी फील्ड के लिए मतलब जो सेक्शन 133 का काम है, ये समझ लें कि जैसे रिट पिटिशन होती है हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो सर्टेन ऐसे काम हैं जो आप रिट पिटिशन में अगर नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहते और इमीडिएट जो है उस पर कोई अमल दरामद कराना चाहते और आपके इलाके के मसले हैं, और अभी आप नए वकील भी बने, आप खुद भी हाई कोर्ट के एनरोल नहीं है, तो 133 के अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं और लोगों के लिए बड़ा अहम है। देखिए, न्यूजेंस दो किस्म के होते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन वैसे ही थोड़ा सा, एक होता है प्राइवेट न्यूजेंस और एक होता है पब्लिक न्यूजेंस। प्राइवेट न्यूजेंस क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट जो आपके राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है, दैट इज अ लिटिल बिट एल्स ना। जब हम उस पर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरे होते हैं पब्लिक न्यूजेंस जो जर्नल होते हैं, जिसके अंदर जर्नली कोई पब्लिक जो है वो अफेक्ट हो रही है, कोई ऐसे न्यूजेंस हैं जो पब्लिकली पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें 133 में असल चीज़ क्या है और होता क्या है, क्या तरीक़ेकार, ये बड़ा अहम जो है वो चैप्टर है। और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, और बहुत सारी चीज़ें इस अमल में भी नहीं है। लाइक ज्यूरी हमारे पास जो है वो कहीं पर भी नहीं देखी जाती है। अक्सर हम इंग्लिश मूवीज़ के अंदर या वहाँ पर देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसी ज्यूरी कैसे क्लेम होती है, ज्यूरी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस एक चैप्टर में सीआरपीसी में ज्यूरी क्लेम होती है। फिर उसका भले लिमिटेड स्कोप हो, लेकिन एक ज्यूरी की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, देखना चाहिए। हमने तो खैर अपनी फील्ड में इस पर अमल भी किया है और करवाया भी है। बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है मैं समझता हूँ टॉपिक है, आपके सीखने के लिए भी और लॉ गेट के हवाले से भी अहम है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। लॉ गेट के हवाले से इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑर्डर और कंडीशनल ऑर्डर को समझना है, कब कब वो एब्सोल्यूट होगा और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, मिस्टर कहाँ पर ऑर्डर कर सकता है, क्या क्लेम का तरीक़ेकार होता है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी फील्ड के लिए, वैसे भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ये बड़ा एक अहम है। देखें, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं पब्लिक न्यूज़ेंस में, जो यहाँ पर डिफाइंड है कि अगर कोई पब्लिक वे है, कोई रास्ता है वो ब्लॉक होता है किसी भी वजह से, कोई गाड़ी खड़ी होने से, रेढ़े खड़े होने से, या मुख्तलिफ किस्म की कोई अपनी इंक्रोचमेंट कर लेता है, जैसे इसको रिमूवेबल इंक्रोचमेंट होती है, दुकान के आगे कोई बंदे चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से रोज रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, चलना मुहाल हो जाता है। कोई और ऐसा अमल जिससे वो रोड की जो है वो ब्लॉकेज अगर होती है, वो आपकी पब्लिक न्यूजेंस में होती है। कोई नदी है, कोई नहर है, कोई अपना चैनल है, वाटर कोर्स है, जो पब्लिक के लिए, प्राइवेट नहीं है, और वहां से अगर पानी बह रहा है और उसको अगर कोई रोक देता है तो वो पब्लिक न्यूजेंस में आता है। कोई ऐसा अपना एक्सप्लोजिव टाइप का कोई ऐसा मटेरियल है जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, वो आपकी पब्लिक न्यूजेंस में आता है। कोई ऐसा ट्रेड है जिससे जो है अगर जनरल पब्लिक जो है वो डैमेज हो रही है, कोई ऐसा गुड्स है मौजूद किसी ऐसे एरिया में जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर कोई ऐसा गुड्स है जिससे पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, उनको न्यूजेंस हो सकती है। जोर तेज आवाज में म्यूजिक बजाने से पब्लिक न्यूजेंस जो है वो होता है। अगर किसी के पास समझ लें कि इको साउंड की शॉप है, ऐसा कोई है, और उसने सारा दिन जो है वो बड़े आवाज के अंदर जो है वो गाने लगे हुए हैं, दैट इज आल्सो पब्लिक न्यूजेंस। इस किस्म की, या कोई खुदाई कर रहा है अपने घर के अंदर ही कर रहा हो भले, लेकिन उससे जो है वो पब्लिक वे डैमेज हो रहा है या दूसरों के घरों को, रास्तों को नुकसान हो सकता है, वो उसके अंदर आता है। कोई किसी ने रास्ते पे ऐसी बिल्डिंग है जो खुद बनाई है या रास्ते पर नहीं है, अपने प्लॉट में बनाई है, लेकिन वहां से पब्लिक का गुजर है, लेकिन वो बिल्डिंग गिर सकती है, उसके गिरने से लोगों को, आने जाने वालों को नुकसान हो सकता है। कोई सा दरख्त है, कोई भी ऐसी चीज जो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को नुकसान दे सके, भले वो जो चीज है, वो जो बिल्डिंग है, वो जो दरख्त है, वो भले प्राइवेट जगह पर हो, लेकिन उसके गिरने से, क्योंकि वो गिरने वाली है, ऐसी कंडीशन में आ चुकी है, और उससे पब्लिक को, आने जाने वाले को नुकसान होगा, तो वो भी आपके पब्लिक न्यूजेंस में आता है। मतलब ऐसी कोई चीज, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इसके अंदर है, तो वो सारी चीजें जो भी है, अगर वो कोई चीज नुकसान दे रही है तो वो पब्लिक न्यूजेंस में आती है, और उस पर मजिस्ट्रेट साहब जो है कंडीशनल ऑर्डर करेंगे।
देखिए इस वक्त तो उस तरीके से सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये लाइक दैट है कि मैसेज जा रहा है, उसने देख लिया कि जी ये चीज़ यहाँ पर खड़ी है। अब तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि हम दो तरीके हैं ना इसके करने के ऑर्डर के। एक तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद करे, देखे कोई भी चीज़। दूसरा ये कि उसको कोई रिपोर्ट हो, फिर वो एप्लीकेशन हो, किसी की पुलिस रिपोर्ट हो, कोई पर्सनली प्राइवेट पार्टी है उसने कोई एप्लीकेशन फाइल कर दिया, वकील साहब ने कर दिया, जो भी तरीकेकार हो दोनों पे कर सकता है। विजिट कर रहा है, देखा, इमीडिएट पता चला, खुद से देख लिया इसको, इमीडिएट वो उसी वक्त कंडीशनल ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आपको जो है कंडीशनल ऑर्डर पास करते कि विद इन 5 दिन, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जो भी सूरत हाल है समझ में आती है मैजिस्ट्रेट साहब को कि इतना इसमें स्पेन देना चाहिए, आप इतने अरसे के अंदर ये चीज़ रिमूव कर दें जो पब्लिक न्यूजेंस में आती है। आपका गाड़ी खड़ी करना हो, पार्किंग हो, कोई ब्रेड़ा हो, कोई और मामला हो, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया, जो भी पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट कर रही है उसके लिए कंडीशनल ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने कर दिया जी आप इतने अरसे के अंदर जो है वो इसको रिमूव कर दें। इस कंडीशनल ऑर्डर पास करने के लिए ना तो शो कॉज देना पहले जरूरी है, ना इंक्वायरी करना जरूरी है, ना ट्रायल चलाना जरूरी है, ना किसी को सुनना जरूरी है, ना किसी को समन करना जरूरी है। इधर इन एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं और सुनते भी हैं, नोटिस भी करते हैं और फिर ऑर्डर करते हैं। और अगर ना सुने तो ये सेक्शन उसको सुनने के लिए पाबंद नहीं करता, बल्कि इमीडिएट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है मैजिस्ट्रेट, जिसको कहते हैं कंडीशनल ऑर्डर, विदाउट हेयरिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज पास। जैसे ही ऑर्डर पास हो जाएगा 133 के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि वो एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन पास हुआ हो, मालिक उसका कोई मौजूद ना हो, किसी को पता, क्योंकि मैंने आपको कहा ना बगैर नोटिस के, बगैर हेयरिंग के, बगैर किसी ट्रायल, बगैर किसी इंक्वायरी, बगैर कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए अगर मैजिस्ट्रेट साहब को कहीं लगता है कि जी ये पब्लिक न्यूजेंस हो रहा है तो ही कैन पास अ कंडीशनल ऑर्डर टू रिमूव दैट पब्लिक न्यूजेंस फोर्थविथ या इन अ सर्टेन पीरियड। वो किसी भी किस्म का ऑर्डर कर सकता है। अगर जो ऑर्डर 133 में कंडीशनल हो गया, अब बंदा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि सर्विस नहीं मौजूद नहीं है, उसको सर्विस करने के लिए या तो उसको समन के थ्रू भेजा जाएगा ऑर्डर, जी हमने आपके खिलाफ ये कंडीशनल ऑर्डर कर दिया, यू मस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पब्लिक न्यूजेंस विद इन सर्टेन पीरियड। नहीं हो सकता, उसको सर्विस समझ में आता है तो जो नोटिफिकेशन का तरीकेकार दिया हुआ है आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है किसी भी चीज को पब्लिश करने का, उस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाएगा कि जी आपके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है और आप इसको रिमूव कर दें इस सर्टेन पीरियड के अंदर, या जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, या उसको डायरेक्ट सर्विस होगी थ्रू समन, या फिर पब्लिकेशन के थ्रू जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा और उस पर कंडीशनल ऑर्डर को पब्लिश किया जाएगा। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोसीजर आते रहते हैं, तो जो भी उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजर होगा किसी भी नोटिफिकेशन को पब्लिश करने का, तो उस तरीके से उसको किया जाएगा। अब हो गया ऑर्डर, सब कुछ हो गया, अब बंदे को तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि उसको बगैर सुने भी कर सकती है कोर्ट, और प्रोसीजर ये है कि बगैर सुने करना है। कहीं पर ये नहीं लिखा होगा आफ्टर हेयरिंग दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करता है मजिस्ट्रेट, अदरवाइज दैट्स नॉट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब वो बंदे के खिलाफ ये ऑर्डर हो गया, अब यहां से उसका काम शुरू हुआ। द पर्सन टू हुम ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे, शो कॉज और क्लेम जूरी, क्योंकि यहां पर मैंने आपको कहा कि बगैर उसको सुने ऑर्डर करना है, मजिस्ट्रेट साहब ने ना कर दिया, सुनना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब यहां पर उसने एक प्रोसीजर, क्योंकि आपका एक बता रहा है अगर पहले सुनना होता तो ये बाद में नहीं होता, अब उसके खिलाफ ऑर्डर हो गया। अब उसके पास क्या बचता है, उसके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ, या तो वो उस ऑर्डर को कंप्लाई कर दे, एज इट इज ओबे कर दे, जी ठीक है आपका हुक्म बिल्कुल सही, सराखों पर, आई ओबे दैट ऑर्डर, खत्म, किस्सा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और अच्छा, अब चीजें क्या समझनी, एक होता है कंडीशनल ऑर्डर, एक होता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर तब होता है जब उसके खिलाफ कोई भी चीज नहीं बचती और ऑर्डर अगर वेरी नहीं होता, फाइनल हो जाता है, जहां पर भी उसको वापस नहीं दिया जाता तो फिर उसको एब्सोल्यूट करना पड़ता है। फिर वो कंडीशनल में, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है कि कर दो, उसके बाद एब्सोल्यूट हो गया तो चीजें वहां पर खत्म हो जाती है, ऑर्डर फाइनल हो जाता है। तो अगर वो कर देता है तो वैसे ही वो हो गया, एब्सोल्यूट हो जाएगा ऑर्डर। दूसरा उसके बाद ऑप्शन है कि वो शो कॉज करे, मतलब आकर बताए जी ऐसा नहीं है, आपको जो है वो गलत इंफॉर्मेशन मिली है, या आपको कोई गलत फहमी हुई है, या मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, या मेरा ताल्लुक है, या मैंने ये काम नहीं किया, या मैंने काम किया है लेकिन वो पब्लिक न्यूज़ में नहीं आता, किसी भी बुनियाद पर वो उसको जो है वो कर सकता है अपना शो कॉज के जी ऑर्डर सही नहीं है, फैक्ट सही नहीं थे, सही जगह के लिए नहीं है, मैं पर्सन सही नहीं हूँ,
या जो अमल है वो पब्लिक न्यूजेंस में नहीं आता, या जो जगह है वो पब्लिक प्लेस में नहीं आती, प्राइवेट प्लेस है, किसी भी तरीके से वो अगर कोई ऐसे फैक्ट्स ले आता है वो आके शो कॉज करेगा मजिस्ट्रेट साहब के पास, जी नहीं ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर इसलिए अमल में नहीं आ सकता, ये उसके रीजन से। या फिर तीसरा ऑप्शन उसके पास बचता है कि वो कहे जी ठीक है मैं ज्यूरी क्लेम करता हूँ। ज्यूरी नॉर्मल हमारे पास और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर ही है। वो एक एप्लीकेशन देगा कि जी मैं एक ज्यूरी क्लेम करना चाहता हूँ, ज्यूरी जो है वो अपॉइंट की जाए, जो ज्यूरी ये फैसला करेगी कि ये इन सर्कमस्टेंसेस में, इन सारी चीजों में, इन सारे मामलात में कंडीशनल ऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पब्लिक न्यूज़ में आता है या नहीं आता, आता है तो क्या ये रिमूवल का ऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या चीजें, वो सारे चीजें जो है वो फिर जूरी के पास चली जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इसको जूरी को आगे से थोड़ा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, तो हम क्योंकि तरतीब वाइज चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेल्यूर टू डू सो, अगर वो कुछ भी नहीं करता इन तीनों में से, ना ओबे करता है, ना आकर जो है कोई गुड कॉज बताता है उसके अमल ना करने का, ना वो ज्यूरी क्लेम करता है, तो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट एब्सोल्यूट कर देगा कि जी ऑर्डर इज बीइंग एब्सोल्यूट। अब वो ऑर्डर हो जाएगा एब्सोल्यूट 136 में, यहां पर जो है वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा अगर उस पर कुछ नहीं होता तो। फिर क्या होगा, अगर नहीं आता है और शो कॉज कोई शो करता है कि जी मेरे पास ये रीजन है, अब मजिस्ट्रेट साहब उसकी जो है वो इंक्वायरी करेंगे, सुनेंगे, एविडेंसेस जो है वो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। फिर वो पूरा करने के बाद अगर समझते हैं कि ऑर्डर सही है तो उस ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे, और अगर समझते नहीं है तो ऑर्डर को खत्म भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तब जब वो अपीयर हो और आकर कहेगा जी आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, मैं बंदा वो नहीं हूं, या पब्लिक न्यूज़ेस में नहीं आता, या प्राइवेट प्लेस है, जो भी उसके पास गुड रीजन से उसमें हो सकता है। प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी, अगर वो ज्यूरी क्लेम करेगा तो क्या होगा, पहले तो आपने ये समझना है कि ये ज्यूरी होगी ये हमेशा जो है वो क्या कहते हैं ऑड नंबर्स के अंदर होती है, वो प्लूरल नंबर के अंदर नहीं हो सकती, इवन नंबर के अंदर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फैसला तभी हो सकता है जब ऑड नंबर हो, तो वो ज्यूरी ऑड नंबर्स में ही कॉन्स्टिट्यूट होगी। अगर उसने क्लेम की तो मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे जी ठीक है अब हम ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूट करने के भी दो पार्ट है, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि जी वो ऑड नंबर्स में होगी, दूसरा इट शैल नॉट बी लेस देन 5, 5 कम से कम उसके अंदर लोग होंगे, 5 हो सकते हैं, 7, 9, 11, जिस किस्म की सिचुएशन होगी जो मजिस्ट्रेट साहब को बेहतर लगेगा वो करेंगे। और उसमें आधे लोग जो है वो मजिस्ट्रेट साहब अपॉइंट करेंगे जूरी के, और आधे लोग जो है वो जिस बंदे के खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो जी जूरी में देगा कि जी मैं फला फला नाम जो है वो इस जूरी के लिए तजवीज करता हूं। फिर उन लोगों पर मुश्तमिल जूरी जो है वो बनाई जाएगी। आधे लोग मजिस्ट्रेट देगा और आधे लोग जो है वो बंदा खुद देगा जिसके हिसाब से वो जूरी कर रहा है। फिर उसके अंदर क्या तरीकेकार है, अगर मजिस्ट्रेट वो मेरे ख्याल से नीचे इस पे है कि क्या तरीकेकार, अगर नहीं करता वो उसको फॉलो, यो जहां पर है 141 के अंदर, वो मैं आपको 141 के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उसका मैं आपको टच दे देता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब अगर अपना पार्ट पूरा नहीं करते जूरी अपॉइंट करने का तो डेफिनेटली वो उसको एब्सोल्यूट भी नहीं कर सकेंगे, और आपके पास ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के खिलाफ हायर फोरम पे जाकर वो ऑर्डर चैलेंज करने का, जी हमने ये जूरी क्लेम की, ऑर्डर भी वगैरह के मजिस्ट्रेट साहब ने अपने आधे जो है वो अपॉइंट नहीं किए। लेकिन अगर वो बंदा नहीं करता तो क्या होगा, वो तो फिर उसके खिलाफ ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा यहीं पर ही, क्योंकि वो फेल हो जाता है, वो हम 141 में पढ़ेंगे। लेकिन उस जूरी ने क्या करना है, उस जूरी ने वो सारे काम करने, वो सुन सकती है, बुला सकती है, देख सकती है, उसके बाद वो उस पर अपनी जो है वो राय देगी कि जो मजिस्ट्रेट साहब का फैसला है वो सही है, बिल्कुल सही है, जैसा था बिल्कुल सही है, ये हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। इसके अंदर नहीं है दुरुस्त, या उसके अंदर सर्टेन जो है वो चेंजेस हैं। तो जूरी के अंदर क्या होगा, पहले तो वो जूरी का आएगा कि भाई जूरी जो है वो बनेगी, जूरी बनने के बाद आधे लोग जो है वो मजिस्ट्रेट साहब देंगे, आधे लोग जो है वो जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो देगा। फिर जूरी ने क्या करना, प्रोसीजर वेयर जूरी फाइंड्स मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू बी रीजनेबल, अगर जूरी समझती है कि मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर रीजनेबल है, दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, तो यहां पर भी ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा।
एक ऑर्डर एब्सोल्यूट तब होगा जब वो अपीयर भी ना हो, क्लेम भी ना करे, जूरी में भी ना जाए, ओबे भी ना करे, ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया। दूसरा कब एब्सोल्यूट हो गया? दूसरा एब्सोल्यूट तब होगा जब जूरी ये ऑब्जर्व कर दे कि जी बिल्कुल आपका ऑर्डर रीजनेबल है, दुरुस्त है, तो उसके बाद भी वो जो कंडीशनल ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। या जूरी समझती है कि ठीक है ये ऑर्डर भी ठीक है, पब्लिक न्यूजेंस भी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज आना चाहिए, क्योंकि हकायक के मुताबिक ये जो आपने कंडीशनल ऑर्डर में उस वक्त किया था, क्योंकि आपने तो बगैर सुने किया था, ये चीजें जो है वो रह गई हैं, या ये चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं या हार्श है, इनको माइनस होना चाहिए या इनको आ जाना चाहिए उसके अंदर। तो वो भी जो अगर अमेंडमेंट्स उसके अंदर आ रही है, वेरिफिकेशन, और मैजिस्ट्रेट उनको कहता है जी ठीक है, आपने जो मेरे ऑर्डर के अंदर सर्टेन, क्योंकि आपने मान लिया कि ठीक है पब्लिक न्यूजेंस भी है और रिमूव भी होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे चीजें ऐसे होनी चाहिए, अगर वो उसको कॉन्कर करता है, एग्री करता है, तो उस पर भी ऑर्डर जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि जूरी ये समझे, इस नतीजे पे पहुंचे कि जी ना तो ये पब्लिक न्यूजेंस है और ना ही ऐसा इसमें फॉल करता है और ना ही अपना इसकी जुरिसडिक्शन बनती है अपना मैजिस्ट्रेट की कंडीशनल ऑर्डर करने की, ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, गलत ऑर्डर है, तो उस सूरत में जो है वो ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद वो कंडीशनल ऑर्डर भी फील्ड में नहीं रहेगा, यहां पर वो जो है वो ऑर्डर एब्सोल्यूट नहीं होगा बल्कि खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर ऑन बीइंग मेड एब्सोल्यूट, तो अब जो है मैजिस्ट्रेट साहब जो है इसको एब्सोल्यूट कर देंगे ऑर्डर को, और जब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा और उसके बाद अगर उस पर कंप्लायंस नहीं होती है तो फिर 188 के तहत वो बंदा जो है वो पेनलाइज होगा पीपीसी के तहत। 188 के अंदर वो भी जो भी सरकारी ऐसे किस्म के हुक्म होते हैं जिस पर अमल ना किया जाए तो उनकी जो है नॉन कंप्लायंस की वजह से वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, और वो ऑफेंस जो है 188 पीपीसी के अंदर पनिशेबल होता है। तो 188 पीपीसी के अंदर उसको जो है एब्सोल्यूट करने के बाद उसको जो है वो कन्विक्ट किया जाएगा बंदे को जिसने उस पर ऑर्डर पर अमल नहीं किया। प्रोसीजर ऑन फेलियर टू अपॉइंट ज्यूरी और ओमिशन टू रिटर्न वर्डिक्ट, अगर वो बंदा जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है, जिसमें आपको बताया, और वो अपने हिस्से का आधी ज्यूरी जो है वो नहीं देता और ज्यूरी जो है नहीं बन सकी क्योंकि उसने ज्यूरी तो क्लेम की लेकिन नहीं दिया, तो भी ऑर्डर यहां पर एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ही फेल टू डू हिज पार्ट, तो ही क्लेम द ज्यूरी, पर वो उसने अपना अमल नहीं किया, अपने लोग नहीं दिए ज्यूरी में, अपने नाम नहीं दिए, तो उसका जो है यहां पर प्रोसीजर ये कहता है कि उसके खिलाफ ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, अब अगर कोई इंक्वायरी, कोई ज्यूरी चल रही है अपनी जगह पे, वो सुन रही है मैटर को, या मैजिस्ट्रेट साहब भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे शोकॉज वाले अपना प्रोसीजर के अंदर है कि वो शोकॉज कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि नहीं इस वक्त इतनी इमीडिएट डेंजर है, लोगों के लिए सेफ्टी है का खतरा है और उनकी हेल्थ या लाइफ इन डेंजर है, वो इमीडिएट को इंजंक्शन दे सकते हैं कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी और ज्यूरी प्रोसीडिंग्स इसको रिमूव कर दो, तो वो रिमूव कर दिया जाएगा बगैर किसी उस बात के, उसको जो है वो रिमूव कर देंगे पेंडिंग में। अगर वो नहीं करता बंदा रिमूव, तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद किसी और बंदे को कह के, किसी अथॉरिटी को कहते रिमूव करवा सकते हैं, और उसके एक्सपेंसेस भी उसी बंदे से लिए जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक जगह पर सिर्फ इशू आ सकता है जहां पर ये अपना था ऑर्डर कि वो कहें कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है और ये प्राइवेट प्लेस है, और कोई ऐसी अगर चीज मैजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि वहां पर जो है इस चीज का इशू आ रहा है, तो वो क्योंकि क्रिमिनल में नहीं हो सकता, तो वो सिविल राइट्स के अंदर जो है वो क्लेम होगा, फिर वो सिविल कोर्ट डिटरमिन करेगी कि ये जी पब्लिक न्यूजेंस के अंदर आता है या प्राइवेट न्यूजेंस के अंदर आता है। तो वो अगर प्राइवेट उसको करती है तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा पब्लिक न्यूजेंस वाला, लेकिन अगर वो नहीं करती तो ऑर्डर वुड रिमेन इन फील्ड। मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस, सिर्फ वहां तक नहीं है, वो उसमें एक ऑर्डर कर सकते हैं कि जी अब हमने तो कर दिया लेकिन दोबारा आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, खत्म कर दिया हमने कंडीशन, अभी तो रिमूव कर दिया लेकिन अभी रिमूव करने के बाद फिर दोबारा रख दिया, अगर वो दोबारा वो पब्लिक न्यूजेंस कंटिन्यू हो जाए तो उसको कंटिन्यू करने से या रिपीटेशन करने से पब्लिक न्यूजेंस को जो है मैजिस्ट्रेट साहब खत्म कर सकते हैं। वो ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं 143 में कि दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। एक वो होती है कि उस वक्त रिमूव हो गई, फिर अगर वहां पर कोई ऐसी पब्लिक न्यूजेंस हो सकती है तो उसकी कंटिन्यूएशन
या उसकी रिपीटेशन, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं ऑर्डर अपना सेक्शन 143 के अंदर। फिर आपका सिर्फ आता है सेक्शन 144। ये भी बड़ा एक अहम सेक्शन है। 144 आप हर रोज सुनते हैं कि जी 100 दफा 144 जो है वो नाफिज हो गया है। ये है क्या बेसिकली, लगता कैसे और तरीकेकार क्या है? अब इस वक्त जो सीआरपीसी की मौजूदा सूरत हाल है उसमें और जो प्रैक्टिस है और प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें फर्क, क्योंकि ये वक्तन फवक्तन चेंज होता रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जो पावर हुआ करते थे, फिर वो अमेंडमेंट आ गई, डिस्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नमेंट के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ गया, तो फिर उसके अंदर जो है जो 2001 के अंदर आया था उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम और एक सिनेरियो बना था लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। तो ये पावर फिर जो है वो ट्रांसफर हो गए जिला नाजिम के पास। इस वक्त भी सीआरपीसी के अंदर वो जिला नाजिम लिखा हुआ है, लेकिन दर हकीकत इस वक्त जिला नाजिम तो है ही नहीं और वो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं है जो जिला नाजिम चलाए। तो वो पावर्स जो है वो इस वक्त जो है डीसी और जो है वो कमिश्नर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अपने डिविजन्स के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसके अंदर है क्या और लिखा क्या हुआ? लिखा हुआ कि जी जिला नाजिम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसएसपी के कहने पे जो है वो किसी भी इलाके के अंदर जो उसकी हद में आता हो वहां पर वो 144 नाफिज कर सकता है, जिसमें वो पर्टिकुलरली कोई भी चीज किसी को भी मना कर सकता है। और क्या मना कर सकता है कि जी कोई भी पब्लिक प्लेस आप विजिट ना करें, बाइक के ऊपर जैसे कहते हैं 2 लोग ना बैठे सर्टेन पीरियड के लिए, या फिर आपके जो है वो 5 लोगों से ज्यादा जो है वो एक साथ इकट्ठे ना हो, इस किस्म की, या फला दरिया पर ना जाएं, समंदर पर ना जाएं, इस वक्त तूफानी हवाएं चल रही हैं, नुकसान हो सकता है, मौसम ऐसा चल रहा है, बाहर ना निकले, किसी भी किस्म की कोई भी अदरवाइज जो रेस्ट्रेंट ना हो कानून के अंदर, जो अदरवाइज उनको काम करने की कानून इजाजत देता हो लेकिन वो उसको फॉर द टाइम बिंग जो है वो रोक लें, वो आता है 144 के अंदर जब आप उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है कानून वो ये कहता है कि जी मजिस्ट्रेट साहब अपना जिला नाजिम साहब जो है वो हद से हद कंटिन्यूअसली 2 दिन के लिए 144 लगा सकते, या तो 1 दिन के लिए लगाएं या कुछ घंटों के लिए, या हद से हद 2 दिन के लिए, एक मुसलसल 2 दिन से ज्यादा के लिए 144 जिला नाजिम नहीं लगा सकते, और महीने में 7 दिन से ज्यादा के लिए वो 144 नाफिज नहीं कर सकते किसी भी काम को रोकने के लिए जो अदरवाइज कानून के अंदर जायज है, लेकिन उसको 144 के अंदर रोक रहे हैं। तो जिला नाजिम हद से हद 2 मुसलसल दिनों के लिए कर सकते हैं या महीने के अंदर 7 दिनों के लिए नाफिज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसको कोई ज्यादा अरसे के लिए लगाना है, कोविड के अंदर हुआ या मुख्तलिफ सूरतों के अंदर होता है, मुहर्रम के अंदर डबल सवारी पे पाबंद हो जाती है, हालात कोई ऐसे हो जाते हैं, वेपन्स बंदा लेके वैसे परमिशन होती है लाइसेंस टू कैरी वेपन, 144 में जी आप वेपन जो है लाइसेंस वेपन भी आप नहीं लेकर जा सकते, या कोई भी ऐसी चीज मैंने कहा जो कानून में इजाजत देती हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी चीज जो अदरवाइज कानून इजाजत देता हो, जी आप साहिल समंदर नहीं जा सकते 10 दिनों के लिए। अब चूंकि इसमें तो 2 दिन से मुसलसल ज्यादा लगाने के इख्तियार नहीं है, तो कमिश्नर या दूसरे भी इख्तियार जो इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं वो भी 2 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री आपकी अगर वो चाहे तो इसको जो है वो अपने बाय द नोटिफिकेशन इसको कंटिन्यू करवा सकती है, फिर वो महीने के लिए करवाएं, 6 महीने के लिए करवाएं, या जो भी उनका पीरियड हो उसके लिए, या अनटिल अनलेस उसको खत्म किया जाए तब तक भी करवा सकते हैं, कोई सर्टेन पीरियड ना दे और सब्जेक्ट टू उसको जो है जब तक लिफ्ट ना किया जाए, तो उसके लिए 144 लगाने के लिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं कि वो अपने प्रोविंस के अंदर या किसी पर्टिकुलर इलाके के अंदर, लेकिन करेगी 2 दिन से अगर ज्यादा मुसलसल लगाना है तो वो फिर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इख्तियारात देगी और वो ही कर सकती है, फिर वो उसमें अपना ऑर्डर पास करेगी 144 का कि जी आपने ये काम पर्टिकुलरली इस जगह पर नहीं करना है, ये उसकी जो है वो चीजें आप पर बैन की जाती है 144 के तहत। ये भी वही आगे अर्जेंट न्यूज़ में जैसे आपको कहा, ये सारी चीजें जो कहीं पर भी समझते हैं कि डेंजर, कोई ऐसी डेंजरस टू द लाइफ है, डेंजरस टू द हेल्थ है,
या कोई ऐसे मामला सिक्योरिटी के हवाले से, सारी चीजों में जो है 144 जो है वो लग सकता है। इसमें सवाल इसी किस्म के आ सकते हैं कि जी कंटिन्यूसली कितने दिन के लिए हो सकता है, मैक्सिमम जो है वो महीने के अंदर 7 दिन से ऊपर नहीं हो सकता, या उससे ज्यादा हो तो फिर वो किसके पास इख्तियार आते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके जो लॉ गेट के अंदर सवाल आते हैं वो ये आएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इसका बड़ा एक अमल दखल रहता है, रोज हम सुन रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 144 है क्या और इसकी वायलेशन में क्या होता है। इसकी वायलेशन अगेन जैसे मैंने आपको कहा ना, इस 133 की वायलेशन है 188 पीपीसी आता है। तो 144 की जब वायलेशन होती है, कोई इसको तोड़ता है, तो फिर वो 188 पीपीसी का जो है वो ऑफेंस करता है। फिर उसको जो कन्विक्शन होती है वो 188 पीपीसी की वायलेशन करने पे होती है। और इसकी जो कंप्लेंट है, अगर कोई 144 तोड़ता है तो इसकी कंप्लेंट भी वही कर सकता है जिसने 144 लगाया हो या उससे बड़ा अफसर। 144 के अंदर जो मैंने आपको कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो खुद भी लगा सकती है, या वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए पावर जो है वो डेलीगेट कर सकती है नीचे किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। तो जो भी अथॉरिटी 144 नाफिज करेगी, वो 144 का केस प्रोसीड करने के लिए, उसकी कंप्लेंट जो है वो चलाने के लिए भी इख्तियार या तो उस अथॉरिटी के पास है, अगर भले नीचे आ गया है तो वो जिसने 144 लगाया जिसको मिले वो कर सकता है, या उससे बड़ा अफसर कर सकता है, उससे छोटा अफसर नहीं कर सकता। मतलब अगर एसएसपी या डीसी साहब ने 144 लगाया है या कमिश्नर साहब ने 144 जो है नाफिज किया है, तो कमिश्नर खुद या उससे बड़ा अफसर वो तो कर सकता है इस पर कार्रवाई, उससे छोटा अफसर उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी पब्लिक न्यूज़ेंस के अंदर आती हैं और ये सारे उसके अंदर कवर होते हैं, बड़े अहम है मैं समझता हूँ आपके रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से भी और वकालत के हवाले से भी। तो इंशाल्लाह ताला फिर इससे आगे जो हमारा सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे और जितने चैप्टर्स हैं कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके हम आपको वो आपके कवर करवाएं। और इस हवाले से अगर कोई सवाल हो, क्योंकि ये मैं समझता हूँ बड़ा एक अहम टॉपिक है और सब्जेक्ट है, और इसमें अगर कोई सवाल हो, आपका कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई सीखनी हो, यू ऑल आर द मोस्ट वेलकम। एनी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए ये एक बड़ा ही अहम जो है वो दोनों चैप्टर्स हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस में भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, क्योंकि आप जब वकील बन रहे हैं और आपने जब कानून पढ़ लिया है तो उस पर अमल भी तो करवाना है। और अपने मोहल्ले को, एक तो ये है कि जब वकील बन गए सबको दब मारते रहेंगे, एक हमारे पास ये कौन सा, दूसरा ये कि हम वकील बने, कानून को जानते, अब हमारा मोहल्ला, हमारे लोग हमसे जो इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे और जो इस किस्म की इलीगलिटीज हो रही हैं, जो लोगों को तकलीफ है, जो उनको पब्लिक न्यूज़ेंस है, वो हम उनको हटवा के देंगे और उनको रिमूव करेंगे। तो मुआशरे में अपना किरदार अदा करें, लोगों को उनको हक दिलवाएं। इस किस्म के जो मामला है लोग नहीं जानते, आप जानते, आप उनके लिए काम करें, अपने गली मोहल्लों, रोड रस्तों पर जो है और अपने दरियाओं पर और ऐसी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पर है, आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। और ये आपके पास तमाम आसान, सिर्फ एक पेपर के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखनी है और फिर आपने उसको फिर फॉलो करना है, फिर देखना है कि कैसे जो है वो चीज़ें, अपना कानून जो है वो अपना रास्ता खुद ही निकालेगा और वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और लोगों के लिए आपको जो है एक अच्छा काम करने का सबब बनेंगे आप, आपको दुआएं मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ उस पर अमल भी करना चाहिए और उस पर जो है आपको फॉलो भी करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।